हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हायर एजुकेशन नेट पेपर फर्स्ट की 10वीं यूनिट है आपकी, और इसमें भी आज का जो टॉपिक है एंशिएंट हायर एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था कैसी थी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और ये पूरा कंप्लीट लेक्चर है, इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप हायर एजुकेशन के जो प्राचीन भारत वाला पार्ट है वहाँ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने वो सारे पॉइंट यहाँ कंसीडर किए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं या और पूछने जाने की संभावना है। तो उन सब का डिटेल, क्योंकि कहीं पर भी कंप्लीट लेक्चर नहीं मिलता है, तो मैंने वो सारी चीज़ें करवा दी है। ठीक है, कुछ लोग खाली PYQ करवाते हैं, तो PYQ में बच्चों को पूरा डिटेल नहीं मिलता है। अगर मान लीजिए वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो आप आगे पीछे से कैसे रिलेट करेंगे, है ना। तो कायदा तो यही कहता है कि हम पहले थ्योरी जान लें, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लें, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इसलिए मैंने यहाँ पर ये पूरी चीज़ें कवर की हैं, और उम्मीद भी करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वहाँ PDF के फॉर्म में कंटेंट वहाँ मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। प्लस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो मुझे कैसे पता लगेगा ना आपको वीडियो कैसे पसंद आ रही है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करें और कमेंट किया करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था थी, प्राचीन भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी, वो किस तरह से एरा में बटी हुई थी। तो सबसे पहला आता है आपका वैदिक युग। इसका टाइम पीरियड था 2500 BC से 500 BC। ठीक है, उसके बाद है बौद्ध युग 500 BC से 1200 AD, फिर है मुस्लिम युग 1200 AD से 1757 AD, और फिर है ब्रिटिश युग है, और उसके बाद स्वतंत्रता काल है। ठीक है, टाइम पीरियड आप देख रहे हैं, ये सब इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता रही हूँ कि पता नहीं और किसी एग्जाम में पूछ ले। तो देखिए यहाँ पर जो आपके जो क्वेश्चन आते हैं नेट पेपर फर्स्ट में, तो वो अधिकतर आते हैं वैदिक युग और बौद्ध युग से। ठीक है, तो हम इसी के बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो वैदिक काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी तो वो कैसी थी, तो देखिए एजुकेशन इन वैदिक पीरियड। प्राचीन भारतीय शिक्षा का जो उदय है वो वेदों से माना जाता है। वेद शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो वेद धातु से हुई है, और इसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ज्ञान को प्राप्त करने के भी दो प्रमुख ढंग होते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि परा और अपरा ये दो टाइप्स होते हैं ज्ञान प्राप्त करने के, और यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी असर्शन रीजन में। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से, तो इसको समझ लीजिए। क्योंकि देखिए जब आप असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन करते हैं या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करते हैं, तो आपको थ्योरी पता होनी चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए चीज़ों को जानना भी ज़रूरी है। ठीक है, और हायर एजुकेशन एक ऐसी इंपॉर्टेंट यूनिट है जहाँ से क्वेश्चन हर बार बनते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर यूनिट से 5-5 ही क्वेश्चन बने। आपकी 10 यूनिट है, कई बार ऐसा होता है किसी से 2-3 बने और किसी से 6-7 बन गए। तो हायर एजुकेशन की जो यूनिट है ना आपकी, वो क्या है, कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करती है, और प्लस साथ में यहाँ पे करंट से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मतलब कई जो है वीडियो मैंने ऐसी बना रखी है जो करंट अफेयर से भी रिलेटेड है, तो आप लोग चाहें तो उनको देख सकते हैं और आगे भी आपको मिल जाएंगी। चलिए हम लोग देखते हैं कि ज्ञान को प्राप्त करने की जो दो ढंग होते हैं वो कौन से, परा और अपरा। परा विद्या में क्या थे, वेद, पुराण और दर्शन, उपनिषद, इन सब आध्यात्मिक विषयों का समावेश था। और अपरा विद्या की बात करें तो यहाँ पे देखिए इतिहास सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, ज्योतिष, औषधि शास्त्र और भौतिक शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, रसायन, तर्कशास्त्र, धनुर्विद्या, शिल्प विद्या और कला, ये सब क्या थे, लौकिक विषय थे, ये सब शामिल थे। ठीक है, तो परा और अपरा का थोड़ा डिफरेंस जानना जरूरी है। उसमें आध्यात्मिक विषय थे, इसमें जो भी आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं वो है। ठीक है, ऐसे आप याद रखिए। उसके बाद देखिए प्राचीन शिक्षा प्रक्रिया में 3 बुनियादी चरण शामिल हैं। कौन कौन से, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। ठीक है, अब इसको जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्वेश्चन था कि यहाँ पर जो आपके श्रवण, मनन, निधिध्यासन है, तो इनको दे रखा था, प्लस एक था श्रुति। तो आपको फाइंड आउट करना था कि इसमें से अलग कौन सा है, मतलब आपको उसके जो है वो बनाने थे, सबसेट बनाने थे, जो कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं ना, ABC या BCD, कौन सा इसमें बैठ रहा है। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन और एक श्रुति था। तो देखिए यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना था। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन ये 3 बुनियादी चरण है। श्रवण का मतलब होता है श्रुति या श्रवण द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की अवस्था, क्योंकि उस समय जो है मंत्रों का उच्चारण या जो भी लेक्चर्स दिए जाते थे वो उनको बोल के बताया जाता था, टीचर्स अपना बताते थे, और स्टूडेंट जो भी लर्नर थे वो उसको सुन के श्रुति या श्रवण के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते थे। ठीक है, मनन क्या था,
मनन का अर्थ था विद्यार्थियों में संज्ञान योग्यता विकसित करना। जो भी उन्होंने सुना उसका स्वयं विश्लेषण करें और अपने शिक्षक द्वारा सिखाए गए पाठ को वो क्या है अपने मतलब आत्मसात करें, अपने अंदर ग्रहण करें और स्वयं के निष्कर्ष को बनाएं, अपनी खुद से डिसीजन पावर को बोल्ड करें। निदिध्यासन क्या था, तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका अर्थ है सत्य की समझ और वास्तविक जीवन में लागू करना, मतलब इम्प्लीमेंट करना। जो भी आपने सीखा है उसको हम अपने लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो श्रवण मनन निदिध्यासन, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। अब 4 प्रकार के वेदों की भी बात की गई थी, तो देखिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद, ठीक है, 4 अलग अलग वेदों के रूप में स्वीकार किया गया। ऋग्वेद क्या था, सबसे पुराना वेद था, तो इसको आदि वेद माना जाता है। इसे न केवल हिंदुओं का वरन समस्त भारतीय यूरोपीय भाषाओं का और मानवता का प्रथम साहित्य होने का गौरव प्राप्त है, ठीक है। तो हमारा जो प्रथम साहित्य क्या है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद में किसकी पूजा अर्चना की गई है, तो अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण देवताओं की, इनकी स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का यहाँ पर संकलन है, ठीक है। तो सूर्य देवता की पूजा की गई है, तो सूर्य देवता का जो गायत्री मंत्र है वो भी ऋग्वेद का ही है, आप सभी को पता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ठीक है। ये मंत्र है गायत्री मंत्र, इसका उल्लेख भी ऋग्वेद में ही है ना, और ये सूर्य की स्तुति का मंत्र है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसी ऋग्वेद में ही 4 वर्णों की, ठीक है, इसका जो 10वां मंडल था, ये कई खंडों में विभक्त है, 10 मंडल हैं, तो यहाँ पे जो 10वां मंडल था इसमें पुरुष सूक्त का उल्लेख है, इसमें 4 वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है, ठीक है। तो ऋग्वेद में इतनी सारी क्वालिटीज़ पाई जाती है जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद सामवेद, सामवेद क्या था, ये भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है और वास्तव में गायन पुस्तिका है। तो यहाँ पर मंत्रों और श्लोकों को यहाँ पे स्वर में दोहराया जाता था और इस पुस्तक का भी लक्ष्य यही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद का अर्थ यज्ञ है। इसमें यज्ञ का मतलब होता है कि यज्ञों के नियम और विधि की चर्चा की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये यजुर्वेद जो है कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। यहाँ पर इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद्य का है और शुक्ल यजुर्वेद पद्य में है, ठीक है। तो यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है, ठीक है। अथर्ववेद, अथर्ववेद का एक बड़ा भाग विभिन्न रोगों के उपचार और जड़ी बूटियों का वर्णन करता है, इसीलिए इसे भारतीय चिकित्सा का प्रथम भाग माना जाता है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त अथर्ववेद में नक्षत्र विज्ञान, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र के भी कुछ स्रोत दिए गए हैं। तो इस तरह से अथर्ववेद हो गया जिसमें चिकित्सा का वर्णन है, ठीक है, रोगों के उपचार, जड़ी बूटी। तो ये भारतीय चिकित्सा का हो गया, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ है, इस तरह से आपको ये बता दिया, ठीक है। इससे संबंधित क्वेश्चन आपका एक बार क्लासिफिकेशन में आया था, मतलब रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आया था कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इस तरह से 3 आपको वेद दिए हुए थे और एक कुछ कोई और पुस्तक का नाम था। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना था कि उसमें ऑड क्या है, ठीक है। तो ऑड इसी तरह से निकालना था वहाँ पे, और मतलब सम और विषम वाले आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी मैं आपको करवाऊंगी, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो उसमें से छांटना था कि इसमें से अलग क्या है ना। तो यही आपको जो 3 वेद एक साथ थे और एक अलग था, तो उसी को फाइंड आउट करना था, ठीक। तो ये हो गया आपका। अगला देखिए, अब वैदिक काल की शिक्षा की विशेषताएं क्या थी। तो यहाँ पर क्या था कि 5 वर्ष के पहले तक तो बालक को घर में शिक्षा दी जाती थी, लेकिन जब 5 वर्ष का हो जाता था तो शिव जी को प्रणाम करके ओम नमः शिवाय कह के वो विद्यारंभ करता था, ठीक है। और इसको सबसे पहले अक्षर ज्ञान कराया जाता था। और इस तरह से गृह शिक्षा 8, 11 या 12 वर्ष की आयु तक, मतलब यहाँ पर जो शिक्षा की व्यवस्था थी वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए थी, ठीक है। शूद्र का यहाँ पे कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो इनकी जो एज लिमिट थी क्या थी, 8 साल ब्राह्मण के लिए थी, 11 साल क्षत्रिय के लिए थी और 12 वर्ष जो है वैश्यों के लिए थी। तो इसके अनुसार गृह शिक्षा इतने समय तक चलती थी, ठीक है। अब उपनयन संस्कार क्या होता था, ये भी वैदिक काल की शिक्षा की व्यवस्था थी और टर्म्स जरूर याद रखिएगा, कई बार ऐसे भी पूछा जाता है। मान लीजिए कि लिस्ट मतलब मैचिंग लिस्ट में भी आ जाता है, जैसे उपनयन दिया, अब आपको रिलेट करना है कि ये वैदिक काल में था कि बौद्ध काल में था। इस तरह से काफ़ी ऐसे टर्म्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो उपनयन ये किस में है, आपका वैदिक में है। तो गृह शिक्षा जब समाप्त हो गई तब उपनयन संस्कार आता था। इस संस्कार की व्यवस्था थी कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए थी, शूद्रों का कोई उल्लेख नहीं है। उपनयन का अर्थ होता है गुरु के पास ले जाना, उप मतलब पास, नयन मतलब ले जाना, ठीक है। तो उपनयन संस्कार विद्यार्थी का दूसरा जन्म माना जाता था।
क्योंकि वहाँ पे उस समय क्या थी व्यवस्था, गुरु के रह के मतलब गुरु के पास ही रह के व्यवस्था होती थी, उनके गुरुकुल में ही रह के, ठीक है, आश्रम में व्यवस्था होती थी शिक्षा की, वहाँ पर घर से बाहर ले जाते थे। तो इस तरह से उपनयन संस्कार होता था, ठीक है। अब शिक्षण विधि भी मौखिक थी, छात्रों को आचार्य दिए गए ज्ञान को कंठस्थ करना पड़ता था, तो ये शिक्षण विधि हो गई आपकी। उस समय ओरल व्यवस्था थी, ठीक है। अब देखिए पाठ्यक्रम कैसा था, छात्रों को वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद आदि धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा दी जाती थी और साथ ही साथ लौकिक ज्ञान भी दिया जाता था। तो इस तरह से ये तो हो गया धार्मिक ग्रंथ। लौकिक आपको पता है, जो सब्जेक्ट आपको बताए थे ना, परा और अपरा, इस तरह से करके, तो वो सारे वैदिक के ही हैं, ठीक है। अब धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त गणित, ज्योतिष, काव्य, इतिहास, दर्शन, ये सब आपने पहले पढ़े ना, मूर्ति कला, सैनिक शिक्षा, आयुर्वेद, शिल्प विज्ञान, ये सारे सब किसमें थे, परा और अपरा, जो वही चीज़ बताई गई वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस तरह से लौकिक, धार्मिक और लौकिक ये ग्रंथ हो गए आपके, ये मतलब सब्जेक्ट हो गया इस तरह से। अब देखिए शिष्य गुरु संबंध कैसा था। विद्यार्थी क्या था, गुरु के गृह पर रह के गुरु की सेवा करता था, वहीं पर रहता था, आश्रम व्यवस्था थी। तो विद्यार्थी जो था आचार्य कुलवासी कहलाता था, या अंतेवासी भी कहते हैं, ठीक है। अगर इस तरह का टर्म्स आया तो वैदिक एरा का ही है। तो गुरु को ही विद्यार्थी का आध्यात्मिक पिता माना जाता था। ये सारी तो इसकी शिक्षा व्यवस्था हो गई, ठीक है। जो मेन बातें हैं ना, वैसे तो वैदिक काल की शिक्षा और बौद्ध काल बहुत ज़्यादा बड़ा है, एजुकेशन के स्टूडेंट तो बहुत सारा पढ़ते हैं, लेकिन आपका जो नेट पेपर फर्स्ट में जहाँ से ज़रूरी क्वेश्चन होते हैं वो मैं उतना खाली बता रही हूँ। अब देखिए प्राचीन शिक्षा की जो संस्थाएं थी, अब देखिए क्या होता है, हायर एजुकेशन का ये है टॉपिक, तो आपको ऐसा नहीं कि हायर का ही चीज़ें पढ़ना है कि उच्च शिक्षा में क्या अवस्था थी, आपका इसमें प्राचीन मतलब जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो भी आती है, प्लस हायर स्टडीज़ की भी आती है, ठीक है। तो दोनों की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो दोनों से ही आते हैं। अब देखिए प्राचीन शिक्षा में जो संस्थाएं थी उस समय क्या था, कुल या गोत्र होते थे, चरक, इनको भ्रमणशील विद्वान कहा गया, परिषद, इसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि अनेक विषयों पर विचार करने के लिए परिषद की बैठकें होती थी, ठीक है। और इसमें जो भी निर्णय होता था वो सभी को मानना होता था। तो ये हो गया। गुरुकुल आश्रम, जैसे कि कण्व आश्रम, भारद्वाज आश्रम आपको पता है इलाहाबाद में है, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें थी जो शिक्षा की संस्थाएं थी, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखते हैं, एक होता था समावर्तन संस्कार। अब ये आपने उपनयन संस्कार पढ़ा, अब उसके बाद है ये समावर्तन संस्कार। वैदिक कालीन शिक्षा में छात्र जीवन की समाप्ति पर समावर्तन संस्कार होता था, ठीक है। ये क्या, उपनयन क्या था, जब शुरुआत कर रहे थे हम, पास ले जा रहे थे गुरु के, अब यहाँ पर समाप्ति पर होता था। इसमें छात्र स्नान करके नए वस्त्र धारण करके गुरु के समक्ष उपस्थित होते थे, फिर ठीक है। अब उसके बाद होम होता था, गुरु छात्र को मधुपर्क मतलब शहद देता था, उपदेश देता था, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर ये कला स्नातकों के लिए समावर्तन उपदेश मतलब उपदेश होता था, वहाँ पर वो कुछ बोलता था, जैसे कि टीचर ने बोला, जो भी उनके आचार्य होते थे, कि सदा सत्य बोलो, कर्तव्य का पालन करो, स्वाध्याय में प्रमाद मत करना, यही आदेश है, यही उपदेश है ना। तो ये सब चीज़ें थी, ये कला स्नातकों के लिए थी, और चिकित्सा स्नातकों के लिए भी समावर्तन उपदेश दिया जाता था, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, समावर्तन, उपनयन, इस तरह से। अब देखिए आगे आता है आपका, फिर है बौद्ध शिक्षा में। बौद्ध शिक्षा में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, तो ठीक है, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके पहले फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, लाइक ज़रूर किया करिए, उससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है, मुझे भी लगता है मैंने इतनी मेहनत की है तो आपके लिए सार्थक है। तो आप लोग एक लाइक ज़रूर करिए, उसमें कुछ भी नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बौद्ध शिक्षा में क्या थी, जो बौद्ध मठ बौद्ध शिक्षा और ज्ञान के केंद्र थे। यहाँ पर कोई भी आश्रम में रह के व्यवस्था नहीं थी। इस समय बौद्ध मठ और विहार जो है बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे। बौद्ध संसार अपने मठों से पृथक या स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं देता था, तो वो अपनी शिक्षा की व्यवस्था किसमें, मठों या विहारों में करते थे, और इसके अलग कोई भी और व्यवस्था नहीं थी। धार्मिक और लौकिक सब प्रकार की शिक्षा भिक्षुओं के हाथ में थी, तो वहाँ पर जो भी अध्ययन करते थे उन्हें भिक्षुक कहा जाता था, ठीक है। तो ये भिक्षुओं के हाथ में थी। प्राचीन काल के समान बौद्ध काल में भी प्राथमिक और उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी, और शिक्षा के यही दो स्तर थे, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होंगी आपकी बौद्ध काल में। तो प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था बौद्ध मठों में थी, ठीक है। ये आपको पता लगा कि प्रारंभिक शिक्षा मतलब हम एक एक करके देख लेते हैं कि पहले प्रारंभिक शिक्षा में क्या था, उसके बाद फिर जो है उच्च शिक्षा की क्या थी। तो यहाँ पर देखिए ये केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए नहीं, वरन जन साधारण के लिए भी सुलभ थी। अब देखिए 5वीं शताब्दी में भारत आने वाले चीनी यात्री फाहियान ने लेखों में इस बात का उल्लेख मिलता है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो भी व्यवस्था थी वो सभी के लिए थी, कोई भी यहाँ पे जाति और इसका भेदभाव नहीं था, जाति धर्म का।
कि खाली बौद्ध धर्म के ही लोग यहाँ पे आएंगे, किसी के लिए भी थी, जनसाधारण के लिए भी थी। ठीक है, तो ऐसा चीनी यात्री फाहियान ने लिखा है। ठीक है, अब देखिए इसके क्यों मैंने ये जो भी इतिहासकार हैं या जो भी इस तरह के नाम आपको मिलेंगे, इत्सिंग है ना, चीनी यात्री इत्सिंग या फाहियान, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन ये भी बनते हैं, है ना, कि ये किसके समय में आए थे, इनका क्या उद्देश्य था, इन्होंने क्या ऐसा किया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए 5वीं शताब्दी में तो फाहियान का उल्लेख हुआ। 7वीं शताब्दी में भारत आने वाले चीनी यात्री इत्सिंग, इन्होंने बताया कि प्राथमिक शिक्षा की जो अवस्था थी वो कितनी थी, आयु जो थी 6 वर्ष की थी। तो इस तरह से आयु की अवधि कितनी थी, साधारणतः 6 वर्ष की ही थी। तो ये हो गया आपका यहाँ पर फाहियान और इत्सिंग ने जो भी बताया। ठीक है, अब पाठ्यक्रम की बात करें तो 7वीं शताब्दी में भारत आने वाले यात्री ह्वेनसांग, अब देखिए इस तरह से 2-3 नाम आपके सामने आ गए। तो ह्वेनसांग ने प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का वर्णन इस प्रकार किया। उन्होंने, अब हम लोग इतिहास में क्या पढ़ते हैं, यही तो पढ़ते हैं ना, जो लोग चीज़ें पहले से हमको दे गया लिख के, उन्हीं चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। तो ये सारे जो भी आए थे भारत भ्रमण करने आए थे, इन्होंने जो भी बताया, तो इन्होंने ही लिखा कि बालकों को प्रथम 6 माह में सिद्धिरस्तु नामक बाल पोथी पढ़नी पड़ती थी। ठीक है, तो ये एक पुस्तक का नाम है, एजुकेशन में कई बार पूछा भी जाता है। तो इस तरह से सिद्धिरस्तु, तो प्रथम 6 माह में सिद्धिरस्तु नाम की एक बाल पोथी पढ़ाई जाती थी। फिर बालकों को 16 माह के बाद 5 विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी, जैसे शब्द विद्या, तर्क विद्या, चिकित्सा विद्या, अध्यात्म विद्या और शिल्प कला विद्या। ठीक है, शिक्षण विधि कैसी थी, तो मौखिक ही थी। और प्रारंभिक शिक्षा के मठों में शिक्षा का माध्यम क्या था, पाली भाषा थी। ठीक है, और ब्राह्मण द्वारा स्थापित विद्यालयों में संस्कृत होता था। तो इस तरह से ब्राह्मणों के लिए संस्कृत हो गया, और जो मठों में दी जाती थी उसका माध्यम क्या था, पाली भाषा थी। ठीक है, इतना तो कोई आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर उपसंपदा संस्कार है ना, तो अब यहाँ पर देखिए बौद्ध काल में उपसंपदा संस्कार था। बौद्ध मठ में 12 वर्ष की शिक्षा समाप्त करने पर उपसंपदा संस्कार होता था। जैसे आपने पढ़ा वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में क्या था, समावर्तन संस्कार था, है ना, पढ़ा कि समापन पे होता था। और उसी तरह से बौद्ध कालीन क्या था, उपसंपदा। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर ही है लगभग, नाम बस अलग अलग है। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह से ये हो गया आपका। और देखिए बौद्ध काल में ही प्रव्रज्या संस्कार होता था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उपसंपदा संस्कार जो है, इसमें क्या होता था कि यहाँ ये बौद्ध पद्धति का द्वितीय और अंतिम संस्कार था। तो बौद्ध कालीन शिक्षा पद्धति में उपसंपदा संस्कार के उपरांत सामनेर पूर्ण भिक्षुक बन जाते थे। मतलब जब उस समय लाया जाता था बालक को, प्रव्रज्या संस्कार होता था। मैंने आपको बताया कि प्रव्रज्या संस्कार होता था, जब जैसे कि उस समय क्या था, वहाँ पे उपसंपदा होता था, नहीं, वहाँ पर जब होता था तो उसके पास ले जाते थे, उपनयन संस्कार होता था ना। वैदिक काल में आपने पढ़ा उपनयन संस्कार होता था, गुरु के पास ले जा रहे हैं। बौद्ध काल में क्या था, प्रव्रज्या संस्कार होता था। ठीक है, जब हम गुरु के पास ले जाते थे तो वहाँ पे इस समय प्रव्रज्या संस्कार होता था। तो उस समय उसको सामनेर कहा जाता था, जो भी बालक होता था उसको सामनेर कहते थे। लेकिन बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में उपसंपदा संस्कार के बाद जब 12 वर्ष की शिक्षा वो ले लेता था, तब जो ये सामनेर होता था, जो छोटा बालक होता था, वो पूर्ण भिक्षुक बन जाता था और गृहस्थ जीवन से उसका संबंध नहीं रह जाता था। ठीक है, तो प्रव्रज्या देखिए, है ना, प्रव्रज्या संस्कार मैंने आपको बताया जो शुरू की अवस्था थी, तो अल्प के लिए होती थी, अल्प समय के लिए, जबकि उपसंपदा संपूर्ण जीवन के लिए भिक्षुक बने रहने का संकल्प होता था। ठीक है, तो ये 2 संस्कार याद रखिएगा, प्रव्रज्या और उपसंपदा। ठीक है, और आपका ये हो गया आपका बौद्ध काल की तरह, जैसे बौद्ध काल में आपका प्रव्रज्या संस्कार है, वैदिक काल में उपनयन था। ठीक है, इसी तरह से समावर्तन संस्कार वैदिक काल में था और इसमें बौद्ध काल में उपसंपदा था। ठीक, तो ये हो गया आपके कुछ सिमिलर चीज़ें। ठीक है, कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगा। अब देखिए हायर एजुकेशन की बात करें तो उच्च शिक्षा की जो व्यवस्था थी बौद्ध मठों और विहारों में थी, परंतु सभी मठों या विहारों में समान विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती थी। ठीक है, तो पाठ्यक्रम भी 2 भागों में विभक्त था, धार्मिक और लौकिक। धार्मिक पाठ्यक्रम भिक्षुणों के लिए था, मतलब वहाँ पर उनको धार्मिक पाठ्यक्रम दिया जाता था, जिससे कि उनका गृहस्थ जीवन से तो मतलब है नहीं, तो वो भिक्षुक जो थे वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, धर्म की बातें वो घूम घूम के अपने संदेश के द्वारा कहें। ठीक है, तो इस तरह से उनके लिए धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था थी, धार्मिक पाठ्यक्रम था। और जो लौकिक पाठ्यक्रम था वो साधारण नागरिकों के लिए था, कि जब वो अपना जीवन यापन करें तो ये जो है पाठ्यक्रम उनके लिए किस तरह से उपयोगी होगा, ये जो है साधारण लोगों के लिए था। ठीक है, अब देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शिक्षा संस्थाएं कैसी थी? तो बौद्ध काल में मठों, बिहारों, संघों, विश्वविद्यालयों आदि में शिक्षा दी जाती थी। और कौन कौन सी संस्थाएं प्रसिद्ध थी? ये काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो ये देखिए, पहला था वल्लभी। भारत के यहाँ पर पश्चिमी द्वार पर काठियावाड़ के समीप, काठियावाड़ मतलब पता है आपको, गुजरात के पास, तो काठियावाड़ के समीप बौद्ध शिक्षा का एक केंद्र वल्लभी था, ठीक है, और बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित था और नालंदा का प्रतिद्वंदी था, ठीक है। अभी आप नालंदा तक्षशिला के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चीनी यात्री इत सिंह ने एक प्रसिद्ध और उन्नत शिक्षा का केंद्र बताया था, ठीक है। इसमें 100 विहार थे और इसको 12वीं शताब्दी में आक्रमणकारियों ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। तो ये वल्लभी था। कहाँ पर था? ये स्थान याद रखिएगा, ठीक है, काठियावाड़ के समीप। अधिकतर जो है बौद्ध शिक्षा के ही सारे केंद्र हैं ये। विक्रमशिला 8वीं शताब्दी में किसने स्थापना की थी? राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विहार की स्थापना की थी, ठीक है। ये विक्रमशिला विहार है। यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा अमाउंट में लोग स्टूडेंट्स थे, 3000 छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे। इसमें एक बहुत अच्छा पुस्तकालय था और इसको किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। पुस्तकालयों को भी अग्नि के हवाले कर दिया था और जितने भी भिक्षुक थे इनका वध कर दिया। तो ये विक्रमशिला, तो यहाँ पर ये राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विहार की स्थापना की थी, ठीक है। ओदंतपुरी, तीसरा है ओदंतपुरी। ये भी बौद्ध शिक्षा का उच्च केंद्र था, मगध राज्य में स्थित था और इसकी स्थापना किसने की थी? तो पालवंशी राजाओं से पूर्व हुई थी। और इसमें भी एक पुस्तकालय था, लाइब्रेरी थी, जिसमें ब्राह्मणी और बौद्ध शिक्षा की पुस्तकों का संग्रह था, ठीक है। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट, 1000 से अधिक भिक्षुक निवास करते थे। जगतदला, इसकी स्थापना यहाँ पर देखिए 11वीं शताब्दी में पालवंशी राजा रामपाल के द्वारा हुई, ठीक है, और 100 वर्ष तक ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र बना रहा और फिर 1203 में इसको मुस्लिम्स ने नष्ट कर दिया था। यहाँ पर तिब्बत के बहुत से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। तो ये हो गई आपकी। अब उसके बाद देखिए कुछ आगे देखते हैं, अगली है, फिर है विक्रमशिला। विक्रमशिला कहाँ पे थी? उत्तरी मगध में गंगा नदी के तट पर सुंदर पहाड़ी पर स्थित था, ठीक है। इसमें 108 भिक्षुक और 3000 छात्र थे। इसको भी बख्तियार खिलजी ने ही नष्ट कर दिया था, ठीक है। इसके पहले आपने देखा ना, बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला, अच्छा ठीक है वही है, हाँ, तो विक्रमशिला ये डबल हो गया, कोई बात नहीं। तक्षशिला विश्वविद्यालय, यहाँ पर देखिए विश्वविद्यालय यहाँ पर रावलपिंडी से 20 मील पश्चिम में था और अनेक शताब्दियों तक पहले वैदिक शिक्षा का और उसके बाद बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो यहाँ पर दोनों जो है एरा की, दोनों समय की शिक्षा व्यवस्था थी, वैदिक और बौद्ध की, ठीक है। पहले वैदिक काल का था केंद्र, उसके बाद बौद्ध शिक्षा का, और ये जो है 600 ईसा पूर्व में अपनी प्रसिद्धि की पराकाष्ठा पर था। अब यहाँ पर देखिए कुछ प्रसिद्धि जो है, कुछ प्रसिद्ध ऐसे लोग हुए जिनके बारे में आपसे पूछा जाता है। व्याकरण पाणिनि, व्याकरण, ठीक है, ग्रामर की बात कर रहे हैं। पाणिनि ये कौन थे? तो यहाँ पर जो पाणिनि थे इन्होंने व्याकरण की शिक्षा प्राप्त की थी और पाणिनि के द्वारा ही लिखा हुआ ग्रंथ है अष्टाध्यायी, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पाणिनि, राजनीति के चाणक्य, ठीक है, तो चाणक्य जो है, और उसके बाद अर्थशास्त्री कौटिल्य, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र रचयिता कौटिल्य हैं, और महात्मा बुद्ध के व्यक्तिगत चिकित्सक जीवक, है ना, जीवक ने भी यहीं पर 6 वर्ष तक रहकर मेडिसिन एंड सर्जरी की शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। तो इस तरह से जीवक, ये कितने सारे लोग हैं, इनके नाम आपको रखने हैं कि ये याद रखिएगा कि ये किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे, ठीक है। तो बौद्ध काल में और तक्षशिला विश्वविद्यालय में इन्होंने सबने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद देखिए चिकित्सक जीवक के बारे में हमने बात कर ली। फिर सम्राट चंद्रगुप्त और पुष्यमित्र इसी विश्वविद्यालय से संबंधित थे, ठीक है। और इसमें 5वीं शताब्दी के मध्य में बर्बर हूणों ने इसका सदैव के लिए विनाश कर दिया। तो ये कितनी अच्छी और कितनी जो है महान विश्वविद्यालय था, जो भी यहाँ पर इतने महान लोगों ने यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नालंदा विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय पटना से 50 मील दूर, ठीक है, यहाँ पर। तो ये महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य सारिपुत्र का जन्म स्थल था, ठीक है। अशोक ने ही इस स्थान के धार्मिक महत्व को दृष्टिगत रहकर यहाँ पर एक टेम्पल विहार का निर्माण कराया था, इसीलिए सम्राट अशोक को ही नालंदा का संस्थापक कहते हैं, ठीक है। तो ये जब ये अपनी पराकाष्ठा पर था तो यहाँ पर देखिए 1500 शिक्षक थे और 10,000 छात्र थे। तो इस तरह से इसमें चीन, जावा, ब्रह्मा आदि सुदूर देशों के छात्र अध्ययन करने आते थे, ठीक है। इस प्रकार इसने अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का रूप भी ग्रहण किया। तो इस तरह से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की बात आए तो किसका नाम आएगा? नालंदा विश्वविद्यालय। और इसको भी 1203 में बख्तियार खिलजी ने प्राचीन भारत की सभ्यता के प्रतीक को धराशायी कर दिया, ठीक है। बख्तियार खिलजी ने ही
इसका भी विध्वंस कर दिया। इस तरह से ये कुछ इंस्टीट्यूट थे जो कि प्राचीन भारत की शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। तो आज आपने इन सब के बारे में पढ़ लिया और आप उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपके जो भी कभी आएंगे तो वो गलत नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आज इतना ही, आज की वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।